जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। तो फ्रेंड, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो 16 अक्टूबर की एग्ज़ाम है उससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो पेपर का पैटर्न है बहुत हार्ड है। तो आज से हम जो टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे वो मीडियम टू हार्ड ही करेंगे। तो हम जितने भी टेस्ट पेपर और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की फिर से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हमारा जो लेवल है थोड़ा हाई रहेगा। तो चलिए आज हम एक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं जिसका जो लेवल है मीडियम है। मैं मीडियम से स्टार्ट करूँगी, मीडियम टू हाई हम टेस्ट पेपर के जो लेवल है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम जीके रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, इन विच फील्ड द ऑस्कर अवार्ड गिवन। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो ऑस्कर अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो फ्रेंड्स, कौन सा खेल है उनका राष्ट्रीय खेल, हॉकी। आपको हमारा भी याद होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नाम मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें पांडुचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है, दमन दीव भी है, लेकिन गोवा हमारा केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, गोवा। हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त जो है उसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एज्यूम्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था फ्रेंड्स, जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि जो हमारा संविधान है वो हमारा संविधान किस देश से लिया गया है या फिर किस संविधान से मिलता जुलता है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है। तो ये कौन से देश से ग्रहण किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर व्यवस्थित है या फिर किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर स्थित है, जोग फॉल्स, शरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसरो का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो कहाँ पर लोकेटेड, इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाते हैं, जैसे कि पीटीआई का जीडी में फुल फॉर्म पूछा गया था क्या होता है। तो इस तरह से जो फुल फॉर्म है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसरो जो है उसका लोकेशन पूछा है कि कहाँ पर है उसका मुख्यालय। तो फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन अ साइन लैंग्वेज मुंबई इज़ रिटन। मुंबई को इस तरह से लिखा जाता है तो चेन्नई को किस तरह से लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि मुंबई को किस तरह से लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर रिवर्स में जा रहा है। जैसे के के बाद एल और एम आ गया, एस के बाद टी छूटा है और यू आ गया। इस तरह से मतलब एक अल्फ़ाबेट छोड़ के अगला अल्फ़ाबेट यहाँ पर रिवर्स में आया। तो इसी तरह से हमें इसमें भी करना है, किसमें, चेन्नई में। तो ये CHENNAI, इसको हम रिवर्स में लेके जाएंगे। इस तरह से इसको रिवर्स में लेके जाएंगे तो सी के पहले क्या आता है, ABC, और H के पहले क्या आता है, F और G, यहाँ आ जाएगा F। और E के पहले क्या आता है, CDE, तो ये C आ गया। N के पहले क्या आएगा, LMN, तो ये L। एक अल्फ़ाबेट छोड़ना लेकिन रिवर्स में छोड़ना है। N का भी हमने करा है सेम। A के पहले क्या आएगा, अब A से तो अल्फ़ाबेट शुरू ही होता है लेकिन रिवर्स में हमारा अल्फ़ाबेट चला जाता है। तो A के पहले Z आएगा, Z के पहले क्या आएगा, Y, Z, और फिर से अल्फ़ाबेट की हम शुरुआत कर लेंगे, यहाँ Y मिलेगा। और I की कोडिंग क्या होगी, GHI, तो यहाँ पर G मिलेगा। तो इस तरह से इसकी कोडिंग क्या मिली हमें, AFCLLY और G। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, AFCLLYG, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। दिया गया है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, 12 अक्षर लिखने हैं। तो अगर हम लिखते हैं ABCDEFGHI
IJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये हमने अल्फ़ाबेट लिख लिया। अब इन्होंने कहा है कि आपके दाएं से, तो हमारा दायां कौन सा है, मतलब ये हमारा दायां, हमारा दायां मतलब कि राइट हैंड, हमारा राइट हैंड कौन सा है, इधर से, इधर से आपको 12 अक्षर काउंट करने हैं। तो 12 अक्षर कहाँ पर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ पर हो रहा है हमारा 12वां अक्षर। ये इन्होंने कहा कि अपने राइट से काउंट करना है, तो हमारा राइट हैंड इधर होता है और लेफ्ट हैंड इधर होता है, तो हमारे राइट से हमने 12 अक्षर काउंट कर लिए। अब इन्होंने क्या कहा है कि बाएं से, अब 12वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो इस यहाँ पर जो ये 12वां अक्षर है इसके बाएं से, तो इसका बायां कौन सा होगा, ये इसका बायां होगा और ये इसका दायां होगा। तो इसके बाएं से हमें 5वां अक्षर काउंट करना है, वो कौन सा होगा, 1 2 3 4 और 5, तो वो हमें क्या मिलेगा, जे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर आई टुक राइट टर्न एंड वॉक। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, इसको आप करेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसा ये क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ जाता हूँ, तो 5 किलोमीटर चला, ये दाईं ओर मुड़ा। अब ये कहाँ से, कौन सी दिशा से इन्होंने कहा है चलना प्रारंभ किया, ये बिल्कुल नहीं दिया है, तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते जाते हैं। कहा है 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपको स्टार्टिंग कौन सी डायरेक्शन से है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जहाँ एंडिंग हो रही है वहाँ से शुरुआत करनी होगी। जैसे यहाँ पर कहा है मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, तो दक्षिण दिशा में हम उल्टा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, कितना किलोमीटर चला मैं, अंत में 8 किलोमीटर चला और दक्षिण दिशा में मैं गया, 8 किलोमीटर चला यहाँ पर। अब ये अगर ये इस डायरेक्शन में मुड़ के 8 किलोमीटर चला है, तो इसका बायां कौन सा होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, तब जाके ये बायां बनेगा, किधर इसका मुख होगा तब ये बायां बनेगा, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, तब ये इसका बायां हो जाएगा। इसके पहले इसने क्या कहा है कि 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर चला। इसके पहले कहाँ मुड़ा था, दायां, तो ये इधर आ रहा, इधर मुड़ा। ये दायां कब हो सकता है, जब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हो, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तब इसका दायां ये ही होगा। और इसके पहले कितना चला वो, 5 किलोमीटर, मतलब उसने कहाँ से, यहाँ से शुरुआत करी थी। ठीक है, अब हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर 5 किलोमीटर चलने के देख लिए, 5 किलोमीटर चला, उसके बाद ये दायां मुड़ गया, मतलब इसका दायां इधर होगा। फिर 3 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ गया और 8 किलोमीटर चला और अंत में ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो इसने यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी दिशा से प्रारंभ की थी इसने, दक्षिण दिशा से ही प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण यानी कि साउथ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ्स का स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है 3 4 5 3 4 6 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी पूछे, तो डिविजिबिलिटी के सारे नियम, विभाज्यता के सारे नियम आपको पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस संख्या से विभाजित हो जाती है। तो ये जिस नंबर का एंडिंग इवन नंबर से हो रहा है, सम संख्या से हो रहा है, तो उसका मतलब ये कि 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड है। 3 से चेक करने का रूल ये है कि इन सारे नंबरों को आप जोड़ लीजिए और इनका जो एडिशन है वो 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो अगर हम इसको जोड़ें तो 6 4 10, 10 और 3 2 5 15, 5 20, 20 और 4 24, 25 26 27, 27 इनका सम आ रहा है 27। इन सारे नंबरों को जोड़ने पर 27 मिल रहा है, जो कि 3 से डिवाइड होता है। 3 नम 27, तो 3 से भी डिवाइड है। और फ्रेंड्स 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का ये तरीका, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 3 से 9 होता है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, सारे नंबर से डिविजिबल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो फ्रेंड्स लिमिट में आपको बता दूं कि इस तरह से क्वेश्चन हो कि अगर आपको लिमिट इन्फाइनाइट दे के रखी हो, तो अगर हम इन्फाइनाइट इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, जैसे ये इन्फाइनाइट का स्क्वायर प्लस इन्फाइनाइट एक्स की जगह पे, इन्फाइनाइट का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स की जगह पे आपको इन्फाइनाइट वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ अगर मैं इन्फाइनाइट वैल्यू पुट कर देती हूँ 3 इंटू इन्फाइनाइट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन्फाइनाइट, तो ये इन्फाइनाइट, इनका स्क्वायर इन्फाइनाइट होगा और इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट करके इन्फाइनाइट, और ये डिवाइड में भी इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट डिवाइड बाय इन्फाइनाइट ये वाली फॉर्म वैल्यूएबल नहीं होती है।
ये अलाउ नहीं करती, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको इक्वेशन दे के रखी हो और इन जो लिमिट है वो इनफाइनाइट दे के रखी हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये है, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको आपको कॉमन ले लेना है। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, स्टार्टिंग में 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इसके डिवाइड में देख लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब ये है कि इस पूरे नंबर को आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे से भी हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स से एक एक्स कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। हमें क्या बचेगा, लिमिट अभी हमने पुट नहीं करी है तो ये एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ मिलेगा हमें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं ये आपको भी समझ में आ जाएगा। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 बचेगा। अभी आपको यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ, इन्फिनिटी जो लिमिट है वो पुट करनी है। तो इन्फिनिटी की अगर हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइड में 3 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी। और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है, क्या होती है, 0 होती है। तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, 1 अपॉन 0 0, 1 अपॉन 0 0, 1 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 0 0। ये सब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 डिवाइड बाई 3। तो फाइनल जो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी, 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स मैथ्स में जो बेसिक फार्मूला है वो उसको याद करना नहीं भूलना है, वो याद होने चाहिए आपको। यहाँ पर फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 15387, ये नंबर क्या है, यहाँ पर कॉमन है। कॉमन अगर नंबर दिखता है तो आप सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, 19587, ये मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 637 प्लस 363। अब आपको इसको ऐड कर देना है तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, ये भी 10 हो जाएगा, 6 4 10, 1000 इंटू 19587। देखिए कितना इजी हो गया है, 19587,000। तो इसका राइट आंसर हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से इसको आपको माइनस करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो 2a प्लस बी माइनस 8c में से आपको माइनस करना है क्या, माइनस का 3a प्लस 2b माइनस का 5c। तो चलिए हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस का 8c, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a, ये माइनस का 2b हो जाएगा और ये प्लस का 5c। 3 2 कितना हो जाएगा, 5a, 2b में से एक भी गया तो माइनस का b मिलेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। 8 में से 5 गए तो 3, और वो भी माइनस का मिलेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो हमें जो वैल्यू मिली कितनी मिली, 5a माइनस बी माइनस 3c। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना, हमें सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2x, 2 3 ज़ा 6, ये माइनस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो यहाँ मिलेगा 5 का, और ये प्लस 3x, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x प्लस 3 माइनस 4 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4 2 ज़ा माइनस 8 माइनस का 4x। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 3 2 5x, और ये हो जाएगा 6 5 11, इधर मिलेगा 3x नहीं, ये हो जाएगा इसमें से माइनस हो के माइनस का x, और ये हो जाएगा माइनस का 5, और सिंप्लीफाई करेंगे इधर आपके प्लस हो जाएगा 6x, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो माइनस 5 प्लस 11 कितना मिला, 6, ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू मिलेगी हमें 1। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ई थीटा की वैल्यू आपको ये दी है, एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन अब हम चांस नहीं ले सकते, मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी हमें सिंप्लीफाई करना होंगे। तो आपसे वैल्यू पूछिए ई अल्फ़ा इंटू ई बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, अल्फ़ा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई अल्फ़ा, और बीटा पुट कर देंगे तो ई बीटा, और इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यू बतानी क्या होगी। तो हम सबसे पहले ई अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा।
मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और ई बीटा की वैल्यू कहाँ है, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर बीटा पुट करना, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस का साइन बीटा और कॉस बीटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस का कॉस के साथ होगा तो क्या होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस का साइन लगेगा और ये साइन का इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन है प्लस का साइन है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये तो पहला नंबर मिल गया। दूसरा नंबर क्या, इसका ही हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इनटू में प्लस लगाएंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। इसी तरह से इसका इस पहले कॉलम के साथ दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। इसी तरह से इसका इस दूसरी वाली रो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस का कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ये हमें मिल गया पूरा मैट्रिक्स। इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये क्या है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, तो मैं आपको यहाँ करके बता देती हूँ। कॉस एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, वो होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा साइन एक्स प्लस वाई का, वो क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये दोनों फार्मूले से आप इसको कंपेयर अगर करते हैं तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये बन रहा है कॉस ए प्लस बी का, मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या है, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। और इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लेते, ये भी किसका फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस का साइन ए अल्फ़ा प्लस बीटा का। इसको अगर कंपेयर करेंगे, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो ये हमारा बन गया मैट्रिक्स। अगर आप इसको हमारे क्वेश्चन वाले मैट्रिक्स से कंपेयर करोगे तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। देख लीजिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यही आया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्वेश्चन से मिलता जुलता है, मतलब यहाँ पर थीटा दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये किसके बराबर आया है, ये किसके बराबर दिया है, ई थीटा के बराबर दिया है। तो ई थीटा की जगह पर क्या आ गया हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हम हमारा यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ई अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर इसका आंसर आएगा, ये ऑप्शन 20 का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता रैंडमली अगर हम खींचते हैं तो उसके लाल रंग का फेस कार्ड होने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता फ्रेंड्स, वो क्या होती है, वो होती है टोटल आउटकम, मतलब कितने पॉसिबल्स जो है आउटकम है वो, और इसके ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, कितना आपको चाहिए टोटल में से, वो होती है प्रोबेबिलिटी। तो ताश के पत्तों में कितनी प्रोबेबिलिटी, मतलब कितना आउटकम हो सकता है, तो टोटल कितने पत्ते होते हैं वो होगा उसका आउटकम। तो यहाँ पर कितने, 52 पत्ते होते हैं उसमें। अब यहाँ पर कहा गया है, अब हमें चाहिए क्या, ऊपर क्या होता है कि जो हमें चाहिए, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी होती है वो होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, लाल रंग का फेस कार्ड होने की प्रायिकता। तो फेस कार्ड क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो बादशाह बेगम गुलाम होते हैं, ये क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो कितने होते हैं, टोटल मिला के 12 होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं। तो इन्होंने रेड का फेस कार्ड होने की प्रायिकता पूछी है, तो 12 में से 6 कितने होंगे, रेड।
तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिली? 3/26। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर कहीं नहीं दिया है, तो इसका आंसर इसमें से कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर 52 ना लिख के 3/26 लिखे तो इसका राइट आंसर होगा 3/26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ बस इज 70 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज इट टेक टू रीच स्पीड टू 16 किलोमीटर पर आवर। बस के एक पहिए की त्रिज्या दे के रखिए फ्रेंड्स आपको 70 सेंटीमीटर है, और इसकी स्पीड दे के रखिए। तो आपको क्या बताना है कि इतनी गति करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो रिवोल्यूशन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक रिवोल्यूशन है यानी कि एक चक्कर लगाने में पहिए को कितना घूमना पड़ता है, 2πr। तो यहाँ पर 2π की वैल्यू 22/7 और r कितना दिया है 70 सेंटीमीटर। इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये कितना मिलेगा 440 सेंटीमीटर। मतलब एक चक्कर लगाने में उसे 440 सेंटीमीटर घूमना होगा, मतलब इतनी दूरी उसे तय करनी होगी। अब यहाँ पे आपको देके रखिए स्पीड यानी कि गति, वो कितनी देके रखिए 66 किलोमीटर पर आवर। और फ्रेंड्स आरपीएम जो होता है, रिवोल्यूशन होता है, वो क्या होता है आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब मिनट में ही निकलता है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले तो मिनट में, और यहाँ पर हमारा जो दूरी है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सभी को पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर से हमें सेंटीमीटर तक कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 66, ये तो हुआ हमारा किलोमीटर। अब और को कन्वर्ट करना है, आप सभी को पता होगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तो किससे गुणा करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड में और है इसलिए डिवाइड में ही चलेंगे। तो 1 इंटू टाइम कितना दिया 1 घंटा, 1 घंटे में कितना 60 मिनट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं करना तो एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं। आगे क्या पूछा है इन्होंने कि कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्कर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसकी स्पीड दे के रखिए, स्पीड को डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी दूरी चली है उसने 440, और स्पीड कितनी देके रखी है 66, लेकिन हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर पर मिनट में। तो उसका भी मल्टीप्लाई साथ में हमें करना होगा, इनटू डिवाइड में क्या रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 60। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 11 6 ज़ा 66, 11 4 ज़ा 44, 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 250। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसे इतनी दूरी तय करने के लिए, इतनी स्पीड में 250। इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। तो अगर भी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारा जो पेपर का पैटर्न है इसी तरह से चलता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, तो आप लोगों को नए नए जो हाई लेवल के पेपर के पैटर्न है वो मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ ऑलवेज वैल्यू ऑफ, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, cosec स्क्वायर थीटा -2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है कि इसकी मैक्सिमम हम 0 होगा, नेगेटिव होगा, या फिर नॉन नेगेटिव होगा, या फिर नॉन ज़ीरो होगा। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो cosec ये 2 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cosec इंटू साइन थीटा, यहाँ पे लिखा मैंने प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा के बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा। तो ये दोनों यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूँ कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइनली 2 ही मिलेगा। तो इस 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। अब फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमेशा इसका मान क्या रहेगा। तो हमेशा इसका मान देखिए, अगर हम 0 वैल्यू, इसकी यहाँ पर 0 वैल्यू आती है तो 0 भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा वाला मान पूछा है
तो इसकी वैल्यू अगर आप नेगेटिव भी रखोगे, ज़ीरो भी रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आपको मिलेगी, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ज़ीरो का स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यु हमेशा हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉन नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर नॉन नेगेटिव ऑप्शन में है ऋणोत्तर। ऋणोत्तर को क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर दे के रखा है जिसमें ये ए बी लाइन है, इसके पैरेलल क्या दे के रखा है, सी डी। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज जेड एक्स ओ। जेड कहाँ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये एंगल है, यहाँ पे जेड नहीं है, एंगल एक्स ओ वाई, मतलब इस एंगल की आपसे वैल्यू पूछी है। तो हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स इस एंगल की वैल्यू, जब दो लाइन, ये कंडीशन आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री की, जब दो पैरेलल लाइन एक दो पैरेलल लाइन होती है और उनको अगर एक तिर्यक छेदी रेखा यानी कि एक टेढ़ी लाइन अगर इस तरह से गुजरती है और जेड का साइन अगर बन जाता है, तो ये जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं इंटरनल एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ये एंगल बन रहे हैं, ये इस तरह से मैं डायग्राम यहाँ बना देती हूँ, ये बी, ये एक्स, ये ओ, और यहाँ पे हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जेड। ये एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो इसके लिए हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 में से 125 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये एंगल मिल जाएगा। ये एंगल कितना होगा, 180 में से 125 माइनस करेंगे तो 5, और ये 5, तो ये जो एंगल मिला हमें कितना मिला, 55। इसी तरह से हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं। ये एंगल है हमारे पास 35 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना मिलेगा यहाँ पर, ये इस तरह से यहाँ पर मिलेगा, ये 35 है, तो ये भी क्या मिलेगा, ये एंगल भी हमें मिलेगा 35। तो ये दोनों एंगल हमें, ये 55 है तो ये भी क्या होगा, 55। तो ये जो एंगल है, ये बीच वाला एंगल हमें मिल गया क्या, इस तरह से ये डायग्राम में, ये ऊपर वाला एंगल हमें 55 मिल गया और नीचे वाला 35 मिल गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10, 5 3 8 और 1 9। तो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल है, ये एक्स ओ वाई, और यही हमसे पूछा है, ये कितना मिला हमें, 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके लिए आपको पैरेलल जो लाइंस है उसकी सारी कंडीशन आनी चाहिए कि क्या क्या होती है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन, नीचे दिए गए बंटन में माध्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स मीन तो आप सभी को पता है निकालना, कि जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को जोड़ के कितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर दो तो मीन निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे के रखा है, इस केस में आपको क्या निकालना रहता है, समेशन ऑफ एफ निकालना होता है। समेशन ऑफ एफ क्या होता है, इन सभी को जोड़ना है। तो कितना होगा, 7 3 10, 4 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30। तो ये हमारा समेशन एफ निकल गया। अब ये क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स भी निकालना है, मतलब एफ इंटू एक्स निकालना है। तो एफ इंटू एक्स करेंगे तो क्या निकलेगा, पहला नंबर रहेगा 3 दूना, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, 4 चौक 16, 5 2 ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18, 7 5 ज़ा 35, 8 चौक 32, 9 3 ज़ा 27, 10 7 ज़ा 70। ये हो गया एफ एक्स। अब समेशन एफ एक्स निकालने के लिए सारे नंबरों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितने नंबर हैं, इन सभी का जो सम है वो कितना निकलेगा, 214। तो ये समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, ये होता है क्या, मीन यानी कि माध्य। तो ये कितना है 24 और ये 214 और ये कितना 30। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 0 में एक साइड रख देती हूँ, ये 10 का मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देती हूँ, मेरा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगा। ये जाएगा 3 और 7 21, 3 एकम 3, 3 3 ज़ा 9 पॉइंट लगा के 71.3, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 7.13 लगभग इसका आंसर आएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ए बी सी दे के रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो हमने यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए ये बी और ये सी। अब कहा है इनर हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, तो ये एंगल ए बी सी है इसका इनर हाफ, आउटर हाफ ऑफ ए सी बी, तो ये ए सी बी एंगल है, इसका आउटर हाफ ये होगा
ये बाहर वाला एंगल है, इसका आउटर हाफ इस तरह से बनेगा। दोनों एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं, डी पर मिल रहे हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, बी सी डी, एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल, एंगल बी डी सी, और किस में रिलेशन पूछा है, एंगल बी ए सी, बी ए सी, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन दोनों का अगर मान पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में कितना रिलेशन है। तो इसका मान फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है और इसके एंगल कितने होते हैं, सभी 60 डिग्री के। तो ये 60 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है ये भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। तो हमें इसका हाफ, अब ये क्या है, हाफ है, हाफ का मतलब ये 60 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल पता कर लिया हमने। हमें क्योंकि ये एंगल पता करना है तो इसके लिए हमें ये बड़ा वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये कितना है, 60 डिग्री का है और ये 180 है। तो 180 में से 60 अगर आप माइनस करोगे तो आपको कितना है, 120 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमें कितना मिल जाएगा, 120, और ये इसका हाफ है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो हमें इस त्रिभुज में कौन कौन से एंगल मिल गए, अगर हम इसको साइड में बनाएं तो इस तरह से है, ये बी सी डी, ये 30 डिग्री मिल गया, और ये हमें कितना मिल गया, 60 + 60 120 डिग्री मिल गया। अब ये मिल जाएगा हमें इजीली, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री लगा देंगे तो 180 - 120 + 30 तो कितना मिलेगा, 12 13 14 15, इसमें से माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना मिल गया हमें, 30 डिग्री का मिल गया। मतलब एंगल बी डी सी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पर, 30 डिग्री। अब एंगल बी ए सी हमने कितना निकाला है, 60 निकाला है। तो ये 30 है और ये 60 है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं। क्या ये एंगल बराबर आ रहे हैं, ये भी नहीं। बी ए सी का हाफ आ रहा है क्या, तो 60 डिवाइड बाय अगर हम 2 करते हैं तो 30 मिल रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए बी सी 65 डिग्री है और ई एफ डी 80 डिग्री है, तो एफ डी सी किसके इक्वल होगा। तो डायग्राम आपको सबसे पहले बनाना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर है ए बी सी एक ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी क्या है, दोनों बराबर हैं, और बी सी को प्रोड्यूस किया मतलब आगे बढ़ाया है डी पॉइंट तक, और एक पॉइंट ए सी पर एक पॉइंट दिया गया है ई, जो कि किसके, इससे एक लाइन खींची है जो कि ए बी के पैरेलल एक लाइन खींची है, और वो कहाँ एफ पर मिल रही है, और इन दोनों को मिला के जो एक बन रहा है क्या, चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल ई सी, ये एफ है, एफ ई सी डी, इसका ये फॉर्म हुआ है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि अगर एंगल और भी वैल्यू दे के रखी है, एंगल ए बी सी की वैल्यू दे के रखी है आपको कितनी, 65 डिग्री, और एंगल ये वाला एंगल दे के रखा है आपको 80 डिग्री। तो जो एफ सी डी है ये वाला एंगल, इसकी आपको वैल्यू बताना है कि कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि एंगल एफ डी सी, इसका मान आपको बताना, मतलब ये वाला एंगल। तो चतुर्भुज में हमें ये वाला एंगल इस तरह से अगर हम अलग डायग्राम बना दें ऐसा, तो ये एफ है, ये है ई, ये सी और डी, आपसे ये वाला एंगल पूछा है। तो इसके लिए हमें ये सब, ये एंगल भी दे के रखा है आपको कितना, 80 डिग्री। अब हमें ये दो एंगल अगर पता चल जाए तो हम चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री लगा के इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए इन दोनों एंगलों को, इसको और इसको पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये तो हमें इजीली पता चल जाएगा, ये वाला एंगल हम इजीली पता कर सकते हैं। क्यों, ये क्या है, दोनों भुजाएं बराबर है, और दोनों भुजाएं जब बराबर होती त्रिभुज की तो उसके जो आमने सामने वाले कोण है वो भी बराबर। तो ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। अब ये 180 - 65 कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो हम 180 - 65 कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना मिलेगा, 10 - 5 5, और ये हो जाएगा 7 115। तो ये जो एंगल मिल गया, ये तो मिल गया हमें कितना, 115 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, कौन सा, ये वाला। तो इस वाला एंगल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दो लाइन अगर आप देख रहे होंगे इस तरह से, ए बी, और ये क्या है, इसको और थोड़ा हम कहाँ तक बढ़ा दें, जी तक अगर बढ़ा देते, और ये हो जाएगा ई और एफ। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं इस तरह के एंगल,
इन्हें संगत कोण कहते हैं। ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें उसके लिए ये वाला एंगल पता होना चाहिए। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये एंगल पता चल जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि दोनों समांतर रेखाओं पर बने संगत कोण हैं वो बराबर होते हैं। तो हमें ये एंगल पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, ये वाला एंगल पता चल जाए अगर, तो ये 65 है, ये 65 है, तो 180 माइनस करेंगे इसमें से 65 प्लस 65, तो कितना होगा 5 5, ये हो जाएगा 10, 6 6 12, 130। 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये 50 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया हमें 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन के ऊपर बन रहा है 180 डिग्री। 180 माइनस 50 करेंगे तो 130 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया 130 डिग्री। तो ये भी कितना होगा फ्रेंड्स, 130 डिग्री ही होगा। तो हमें सारे एंगल मिल गए हैं। ये 130, ये 130 है, ये 115, ये 80 है। तो ये एंगल हमें इजीली मिल जाएगा। एंगल एफ डी सी बराबर क्या होगा, 360 में से आपको माइनस करना है 80 प्लस 115 प्लस 130, इन सभी का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ कर देती हूँ इसको 5 और आगे इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम 5 और 1 और 1 2, 3 और 1 8, 4 12, 2 कैरी 1, 1 2 और 1 3, 325। तो 360 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, ये एंगल 5 3 35 डिग्री। तो ये एंगल फ्रेंड्स कितना मिला हमें, 35 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आपकी सारी डेफिनेशन कवर हो गई है। पैरेलल लाइन के ऊपर समांतर रेखाओं पर बने हुए संगत कोण भी आपको वो कंडीशन, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है इस पेपर में क्योंकि आपको पता चल जाए। कभी कभी जो मैथ्स में है आजकल बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल के जगह पर ज़्यादातर डेफिनेशन भी पूछी जा रही है, तो ज़्यादातर डेफिनेशन ज्योमेट्री से बन सकती है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन भी याद हो जाएगी आपको कि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री, और अगर भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में कवर हो गई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती जाऊँगी ताकि आपकी प्रॉपर्टी प्लस आपका प्रैक्टिस होती जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर पैरेललोग्राम इज 1/k। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो हम मान लेते हैं जो एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम सबसे पहले देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो हमने बेस मान लिया x और हाइट मान ली y। ये हो गया पहले वाले पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल। दूसरे वाले का भी निकाल लेंगे। दूसरे वाले का क्या है, इन दोनों का रेशो कितना, 1/k दे के रखा है। तो दूसरे वाले का क्या निकलेगा, kx इंटू के वाई, मतलब k² x इंटू वाई। अब इन दोनों का रेशो पूछा है तो रेशो निकाल लेते हैं, x इंटू वाई डिवाइड बाई k² x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिलेगा, 1/k²। तो उनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या मिलेगा, 1/k²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सर्कल दे के रखा है जिसका सेंटर O है। चलिए एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने मान लिया O। इन्होंने कहा है कि AOC ये क्या है, डायमीटर। AOC एक डायमीटर है सर्कल का। BD इज़ अ कॉर्ड। BD क्या है, एक कॉर्ड यानी कि जीवा है। जीवा इस तरह से बनाई जाती है। और क्या कहा है, OB एंड CD आर जॉइंट। ये OB और CD इन दोनों को आपको मिला देना है तो क्या बन रहा है, ये एक चतुर्भुज बन गया। AOB दे के रखा है 130 डिग्री। AOB ये एंगल कितना दे के रखा है, 130 डिग्री आपको दे के रखा है। तो एंगल BCD के आपको मान बताना है। तो एंगल AOB 130 है तो एंगल हम COB निकाल लेंगे। तो 180 माइनस 130 करेंगे तो कितना मिलेगा, क्योंकि एक लाइन पर बने हुए कोणों का 180 डिग्री होता है तो ये मिल जाएगा हमें 50 डिग्री। तो यहाँ से मिल गया ये एंगल हमें 50 डिग्री। तो फ्रेंड्स आपको कंडीशन याद रखनी कि जीवा पर बनाया गया कोण केंद्र पर उसी जीवा के द्वारा बनाए गए कोण का आधा होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस चित्र को मैं एक बार और बना दूँ आपको, ये जीवा अगर हम इसको BC को मिला लें, इस तरह से मिला लें, ये B है ये C है, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण क्या है, केंद्र है, ये O मान लिया। इस पर बनाया गया कोण इस जीवा के द्वारा बनाए गए कोण का आधा होगा, मतलब 1/2 एंगल ऑफ BOC। ये केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होगा, क्या, जीवा के द्वारा बनाया गया। जीवा के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, एंगल BDC। ये D एंगल BDC एक
सर्कल पर बनाया गया कोण जीवा के द्वारा इस सर्कल पर कहीं भी बनाया गया कोण इसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। कंडीशन आपको याद रखनी है। इसका कभी कभी प्रॉपर्टी या फिल इन द ब्लैंक्स में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो BOC हम निकाल चुके हैं जो कि कितना है 50 डिग्री। 50 का आप आधा करोगे तो कितना मिलेगा 25 डिग्री। तो एंगल BDC कितना मिल गया हमें यहाँ पर 25 डिग्री। चलिए यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। पूछा गया द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर, भौतिक राशि के प्रकार हैं। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, वो अदिश राशियाँ भी और सदिश राशियाँ दोनों किस में आती है, भौतिक राशियों में आती है। तो इस तरह से डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों क्या होती है, भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिस्टेंस, दूरी कौन सी राशि होती है। तो फ्रेंड दूरी क्या होती है, दूरी में किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, आप किसी भी दिशा में चल सकते हो। तो ये होगी एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वुड हैव अप्लाइड, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है केवल अनावेशित कणों के लिए, केवल ग्रहों के लिए, केवल आकाशीय पिंडों के लिए, सभी पिंडों के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ये सभी पिंडों के लिए अप्लाई होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सभी पिंडों के लिए, ऑल द बॉडीज़ के लिए ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य क्या है। कार्य क्या है, केवल एक दिशा होती है कार्य, केवल परिणाम होता है, ना तो दिशा होती ना ही परिणाम, परिणाम व दिशा। तो फ्रेंड्स कार्य किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, कार्य के लिए किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ परिणाम की ही आवश्यकता होती है। मतलब जैसे कि हम किसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो काम क्या होगा, उसके ऊपर कितना बल लगाया गया है, वो कितना काम किया गया है, तो केवल परिणाम ही इसमें मेज़र होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होता है, केवल परिणाम होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने डायरेक्टली पूछा है क्वेश्चन कि वर्क क्या है, एक सदिश राशि है अदिश, तो वर्क क्या है, एक काम क्या है, एक अदिश राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज नॉन एज, द्रव्य के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं, जगह खाली जगह होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो क्या कहलाते हैं, अंतर आणविक अवकाश यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर लिव या फिर स्पेस बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो आप सभी को पता है क्या होगा, C = 5/9F-32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज, न्यूनतम संभवतः ताप कितना होता है फ्रेंड्स, -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसके बराबर होगा, 0 केल्विन के बराबर। इतना टेम्परेचर न्यूनतम पॉसिबल होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की जो परास है फ्रेंड्स वो कितनी होती है। तो वो आपको याद रखना है 4000 से 8000 ऑम्स्ट्रॉम के बीच में होती है। ये क्या है, ऑम्स्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय, अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। तो फ्रेंड्स जो ट्रांसफर वेव होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है, उन्हें उत्पन्न करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम का मतलब ये है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों में, या फिर सॉलिड और गैस में, गैस और लिक्विड दोनों में, सॉलिड लिक्विड और गैस सभी में इसको अप्लाई किया जा सकता है, मतलब सभी को इसमें उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है वो किसमें, सॉलिड और लिक्विड इन दोनों में क्या हो सकती है, उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन ट्रांसफर वेव, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कणों का कंपन कैसा होता है। तो फ्रेंड्स अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण है, ये तरंग जो है माध्यम के कण, इसमें क्या होते हैं, लंबवत दिशा में इस तरह से कंपन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी कि तरंग दिशा के लंबवत होते हैं माध्यम के कण, इसमें कंपन करते हैं। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप सभी को याद रखना है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है, कूलम। मैग्नेट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेंट्री इंस्ट्रूमेंट, चुंबक निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का अत्यावश्यक भाग होता है। तो कौन से उपकरण होता है,
कॉलिंग बेल का भी होता है, पंखे में भी चुंबक यूज़ होती है, वॉशिंग मशीन में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में। पार्टिकल्स इन द गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं, पहला ऑप्शन, एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, बिल्कुल नहीं। गैसीय अवस्था में जो कण है वो रैंडमली गति करते हैं किसी भी दिशा में, एक निश्चित क्रम में रहते हैं, उनका कोई क्रम फिक्स नहीं होता है। किसी भी दिशा में गति करते हैं, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय रेखाएं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक दूसरे के समांतर होती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को हमेशा काटती है। तो इनके लिए जो परफेक्ट आंसर है वो है कि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर होगा नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एनोड रेज आर, एनोड किरण होती है, तो एनोड क्या होती है फ्रेंड्स, धनात्मक किरण होती है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या है ये, स्ट्रीम ऑफ एनआयंस, यानी कि ऋणायनों की धारा होती है, बिल्कुल नहीं। स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, धनावेशितों की धारा होती है, हाँ। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, तो ये भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की धारा, ये भी नहीं, इलेक्ट्रॉनों में माइनस साइन होता है, तो इसमें प्लस होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि धनावेश कणों की धारा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट गिवन बाय म्यूजिक टोन लुक्स लाइक, किसके द्वारा दिया गया तत्वों का वर्गीकरण संगीत स्वर जैसा लगता है। तो संगीत स्वर के अकॉर्डिंग जो अरेंज किए हुए जो वर्ड एलिमेंट्स हैं टेबल में, वो किसके द्वारा दिए गए हैं, न्यूलैंड के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंबल ऑफ टीन, टीन का सिंबल फ्रेंड्स क्या होता है, SN, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट लिख लेते हैं हम AgNO3, ये कितना है 140 ग्राम। विथ सोडियम क्लोराइड NaCl कितना है, ये नहीं दिया हुआ है। ऑन रिएक्टिंग 143.5 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये क्या बना रहा है, AgCl कितना बना रहा है 143.5 प्लस 55 ग्राम क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट, यानी कि NaNO3, ये बना रहा है। तो आपको क्या पता करना है, क्या बताना है यहाँ पर, आपको बताना है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो उसका मास कितना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में भी GD में मैंने देखा था, क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन भी शायद टेक्निकल में पूछा है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी ने कहा था कि टेक्निकल में क्वेश्चन द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना होंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, मास कंजर्वेशन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण, किस तरह से, रिएक्शन के पहले का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, रिएक्शन के बाद वाले द्रव्यमान को। तो रिएक्शन के पहले कितना हुआ है 140, इसको मान लिया हमने x, नहीं पता तो कितना मिला 143.5 प्लस 55, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 140 प्लस x, और इसको जोड़ेंगे तो 5 ये 0.5, 5 3 8, 5 4 9, 198.5, इसको इधर लेके माइनस करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, कितना होगा 198.5 में से 140 को आप माइनस कर दीजिए तो 5 8 58.5, तो जो NaCl है कितना यूज़ हुआ है 58.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, क्या पोटेशियम होगा, नहीं। ब्रोमियम, ये भी नहीं। KBr, ये भी नहीं। KBr तो इसमें ये भी नहीं। और क्लोरीन, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको रिप्लेस करके इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का रंग पूछा गया है, तो ये क्या होती है, कलरलेस यानी कि रंगहीन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डज नॉट डिफाइन, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्या वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसकी प्रॉपर्टी निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन शो कर रहे हैं। यह सबसे अधिक यौगिकों को घोल लेता है, हाँ। यह एक परावैद्युत स्थिरांक बहुत कम होता है इसका, यह ध्रुवीय अणुओं के साथ आबंध बनाता है, या फिर उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कथन है जो जल के गुण को परिभाषित नहीं करता है। जल का कौन सा गुण, जल एक सार्वत्रिक विलायक है, इस गुण को कौन जो है प्रदर्शित नहीं करता है। तो जो परावैद्युतांक स्थिरांक है ये इसका राइट आंसर होगा, ये बिल्कुल सार्वत्रिक विलायक जो प्रॉपर्टी है उसको शो नहीं कर रहा है, क्योंकि परावैद्युतांक का मतलब ये होता है कि
इसके अंदर अगर विद्युत क्षेत्र पैदा करें तो उसमें ध्रुवित होने के गुण आ जाते हैं। तो ध्रुवण का संबंध हमारे सार्वत्रिक विलायक से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इन सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन, ऑरेंज जैसे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, इनमें कौन सा जो है किसके कारण खट्टा स्वाद आता है? तो कौन सा विटामिन यहाँ पर अम्ल दिया हुआ है, विटामिन नहीं अम्ल दिया, कौन सा अम्ल के कारण? तो सिट्रिक एसिड के कारण इनमें खट्टापन होता है। फर्टिलाइज़र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जीवाश्म जो खाद होता है वो किसका उदाहरण होता है? गोबर खाद का, कंपोस्ट खाद का। तो इसका राइट आंसर होगा इन दोनों का जो है उदाहरण है फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स ये जो टेस्ट पेपर था इसका जो तो फ्रेंड्स आज हमने इस टेस्ट पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने थोड़ा लेवल मीडियम रखा है। हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए टेस्ट पेपर को सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।